प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम और सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद से बीएससी प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्राणीशास्त्र विषय के अंतर्गत प्रथम पेपर अकैशोरिक में आज हम एस्केरिस के जीवन वृत्त का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणीशास्त्र। लाइफ साइकिल ऑफ द एस्केरिस, एस्केरिस का जीवन वृत्त। एस्केरिस के जीवन वृत्त के अध्ययन के लिए हमने इसको अध्ययन की दृष्टि से 5 बिंदुओं में विभक्त कर रखा है, जिसमें पहले बिंदु के अंतर्गत हम मैथुन और निषेचन, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन को देखेंगे। दूसरे अध्याय बिंदु में युग्मनज यानी जाइगोट, तीसरे में विदलन और प्रारंभिक विदलन, क्लीवेज एंड अर्ली डेवलपमेंट, और चौथे में नए परपोषी का संक्रमण, इन्फेक्शन टू न्यू होस्ट, उसके बाद का परिवर्तन और प्रवास, डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन। और माइग्रेशन में हम देखेंगे इसके 3 प्रकार के प्रवासों का, जिन्हें प्राथमिक प्रवास या प्राइमरी माइग्रेशन, द्वितीय प्रवास या सेकेंडरी माइग्रेशन और विपत्ति प्रवास के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। एस्केरिस के जीवन वृत्त में जो पहला बिंदु हमारे पास है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं मैथुन एवं निषेचन। मैथुन की प्रक्रिया एस्केरिस में मानव जो परपोषी है उसकी क्षुद्रांत के अंदर होती है, क्योंकि ये क्षुद्रांत के अंदर ही इसका जो वयस्क क्रम ही रहता है। इसलिए नर जो होता है वो मादा के साथ में समकोण पर इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि इसका अवस्कर जो है मादा के भंग जो होता है उसके बिल्कुल सामने आ जाए। अब इसके पश्चात नर की जो पीनियल सीटी होते हैं वो पीनियल सीटी मादा के भंग को खोलने में सहायक होते हैं तथा शुक्राणु को योनि में स्खलन कर दिया जाता है। इस प्रकार शुक्राणु योनि से गर्भाशय के समीपस्थ भाग में चले जाते हैं। निषेचित जो अंडे शुक्राणु से प्रवेश के द्वारा संपन्न होता है। अंडाणु में जब शुक्राणु प्रवेश करता है तो उसको निषेचन कहते हैं। ये गर्भाशय के प्रारंभिक भाग और अंडवाहिनी के अंतिम सिरों में होता है। निषेचन के पश्चात सेकंड मैच्यूरेशन डिवीजन ओवम में होता है और उसके पश्चात आगे का डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो एग था वो अब जाइगोट यानी कि युग्मनज बन जाता है, और युग्मनज बनने से आगे का जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन में अंडाणु जो होता है उसमें ग्लाइकोजन और वसा की कणिकाएं होती है। जो निषेचन के तुरंत बाद में ग्लाइकोजन की जो कणिकाएं होती है वो अंडे की बाहरी सतह के नीचे आ जाती है और निषेचन कला या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करके एक कठोर या मोटा स्पष्ट काइटिनी कवच का निर्माण कर देती है। इसके पश्चात वसा की जो कणिकाएं होती है वो वसा की कणिकाएं कवच के नीचे एक पतली लिपिड की परत बना देती है। जैसे ही निषेचित अंडा या युग्मनज गर्भाशय के दूरस्थ भाग की ओर गति करता है, गर्भाशय की भित्ति इसके चारों ओर एक मोटा पीला एल्ब्यूमिन का आवरण बना देती है, और जिसकी सतह जो होती है इसके कारण इसकी अंडाणु या जाइगोट की जो सतह होती है वो रिपलिंग या लहरदार हो जाती है। इस प्रकार जो निषेचित अंडा बना है वो एक इलिप्टिकल आकार का या दीर्घवृत्तीय हो जाता है, जिसका आकार 60 से लेकर 70 म्यू तक होता है और इसकी चौड़ाई 40 से 50 म्यू तक होती है। क्रैम ने 1925 में बताया कि एक परिपक्व मादा जो होती है, एक मादा एस्केरिस के परिपक्व होने पर उसके ग्रेविड प्रोग्लोटिड जो होता है उसमें उसका गर्भाशय होता है और उस गर्भाशय में 270 लाख अंडे पाए जाते हैं। इन 270 लाख अंडों की उत्पत्ति 2 लाख अंडे प्रतिदिन के हिसाब से होती है। ये अंडे गर्भाशय में मादा जनन छिद्र द्वारा प्रपोषी की आंतों में आ जाते हैं और प्रपोषी जब फीकल मटेरियल बाहर निकालता है तो उसके साथ में ये बाहर की ओर निकल जाते हैं। इन कवचधारी अंडों पर विशेष रूप से जो आवरण होता है वो प्रतिरोधी आवरण होता है, ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में इन अंडों को बचाए रखने में यह सक्षम हो सके। परपोषी के शरीर से बाहर तापमान, नमी और ऑक्सीजन की उचित परिस्थितियां होने पर इन अंडों में विदलन होता है और आगे का परिवर्धन जारी रहता है। उसके पश्चात विदलन के पश्चात अंडे में संक्रमणकारी अवस्था बनती है। इसके परिवर्तन के लिए 85 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अनुकूलतम होता है, लेकिन 60 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे इसका परिवर्तन रुक जाता है, और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर यह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है।
जो युग्मनज बना है उसमें युग्मनज में परिवर्तन में जो पहली परिघटना होती है वो विदलन कहलाती है। विदलन की परिघटना को इस चित्र के माध्यम से दिखा रखा है। पहले मैं चित्र में आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, उसके बाद पॉइंट वाइज हम 1 to 1 इसको देखेंगे। जो सबसे पहले हमारे पास जाइगोट था, वो जाइगोट जो है उसमें क्लीवेज हुआ और क्लीवेज के फलस्वरूप 2 सेल्स में डिवाइड हुआ। एक सेल बनी जो ऊपर की ओर स्थित होती है, उसको डोर्सल सेल कहते हैं। दूसरी सेल नीचे की ओर स्थित होती है, उसको वेंट्रल सेल कहते हैं। ऊपर की जो डोर्सल सेल होती है वो AB सेल कहलाती है और नीचे की जो वेंट्रल सेल है उसको हम P1 सेल कहते हैं। सेकेंड क्लीवेज में जो फर्स्ट जो डोर्सल वाली सेल थी, उस डोर्सल वाली सेल में विदलन के फलस्वरूप 2 सेल्स बनती है। एक आगे की ओर स्थित होती है जो एंटीरियर सेल कहलाती है और पीछे की ओर स्थित सेल को पोस्टीरियर सेल कहते हैं। नीचे वाली जो सेल होती है वेंट्रल सेल, जिसको हमने P1 सेल कहा था, वह ट्रांसवर्स रूप से डिवाइड होती है और डिवाइड होकर के 2 कोशिका में बनती है। ये 2 कोशिकाएं एक EMST सेल कहलाती है और एक P2 सेल कहलाती है। इस प्रकार अब हमारे पास जो जाइगोट है उसके पास सेल्स हैं, A सेल, B सेल, EMST सेल और P2 सेल। 4 प्रकार की कोशिकाएं इसमें उपस्थित होती है। ये 4 कोशिकाएं युग्मनज में इस प्रकार उपस्थित होती हैं कि युग्मनज एक रैम्बॉइड के आकार का संरचना बन जाती है, यानी चतुर्भुज के आकार की संरचना बन जाती है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट डिवीजन होता है उसमें जो A सेल है वह विभाजित होकर के A1 और A2 में विभाजित हो जाती है और B सेल B1 और B2 में विभाजित हो जाती है, जो इस अवस्था में दिखाया गया है। EMST सेल विभाजित होकर E + MST सेल बनाती है और P2 सेल विभाजित होकर के P3 और C सेल बनाती है। A सेल A1 और A2 बनाती है, B सेल B1 और B2 बनाती है, EMST सेल E + MST सेल बनाती है और P3 जो सेल है वो P4 सेल और D सेल का निर्माण करती है। और ये वाली संरचना हमारे पास जब प्राप्त होती है, आगे वाली संरचना, इसमें जो E सेल है वह अगेन विभाजित होकर के E1 और E2 का निर्माण करती है। MST सेल यही रहती है। P3 सेल डिवाइड होकर के P4 + D तो बनाती है। P4 सेल डिवाइड होकर के 2 सेल बनाती है। ये 2 सेल G1 सेल और G2 सेल कहलाती है और C सेल पहले से ही नहीं आती। इस पर अब हमारे पास जो एम्ब्रियो है उसके पास पश्चात सेल्स जो है A1, A2, B1, B2, E1, E2, MST, G1, G2 और D और C कोशिकाएं उसके पश्चात पास होती है। इन कोशिकाओं का फेट यह है कि जो A1, A2 और B1, B2 सेल्स हैं वो मिलकर के एक्टोडर्म का निर्माण करती है। जो E1 और E2 सेल्स हैं वो मिलकर के एंडोडर्म बनाती है। जो MST सेल्स हैं वो मेसोडर्म और एक्टोडर्म का निर्माण करती है। मेसोडर्म का निर्माण तो करती ही है MST सेल, उसी के साथ में जो एक्टोडर्म है स्टोमोडियम के एक्टोडर्म का निर्माण करने का भी ये कार्य करती है। जो G1 और G2 सेल्स हैं जिनकी उत्पत्ति P4 सेल से हुई है वो जर्म सेल और प्रीमोर्डियम का निर्माण करती है। जो C सेल और D सेल है उनसे एक्टोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण होता है। ये सारी सेल्स का स्टेज है और इस प्रकार जो सेल वाला जो ब्लास्टुला बना है वो ब्लास्टुला गैस्टुला में कन्वर्ट होता है। ये जो ब्लास्टुला था वो 16 कोशिकाओं वाली अवस्था थी। ब्लास्टुला फिर गैस्टुला में परिवर्तित होता है और गैस्टुला जो है आगे चल करके एम्ब्रियोनेटेड एग में परिवर्तित होता है, यानी गैस्टुला से ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। और इस एम्ब्रियो का जो आकार होता है एक रेप्टिड लार्वा के समान होता है, इसलिए इसको रेप्टोइड लार्वा कहते हैं। और ऐसे अंडे जिनमें रेप्टोइड लार्वा पाया जाता है उसके ऊपर जो है सेल के ऊपर यानी उस एम्ब्रियो के ऊपर मेम्ब्रेन है, एम्ब्रियोनेटेड एग कहलाता है। इसमें लाइपोइड की काइटिनस मेम्ब्रेन है और प्रोटीन की मेम्ब्रेन है। इसमें जुवेनाइल पाया जाता है। ऐसा वाला जो लार्वा अवस्था होता है ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है और ये जब बाहर निकलता है तो ये फ्री लार्वा रेप्टिटोइड लार्वा कहलाता है, जो एक वयस्क एस्केरिस के लघु रूप का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके संरचना में आगे की ओर माउथ है, उसके पीछे नर्व रिंग है, फिर एक्सक्रीटिव पोर, फेरिंक्स, इंटेस्टाइन और एनस, सारी संरचनाएं लगभग इसमें पाई जाती है। इस प्रकार एस्केरिस के परिवर्तन का यदि टेक्स्ट को यदि हम देखें तो इस टेक्स्ट को भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि एस्केरिस में जो क्लीवेज होता है वो स्पाइरल और निर्धारित प्रकार का होता है। स्पाइरल और डिटरमिनेट प्रकार का क्लीवेज वह क्लीवेज होता है जिसमें सेल्स जो होती है उन सेल्स का जो फेट जो होता है वो पहले से निश्चित होता है। यदि एम्ब्रियो में स्थित किसी सेल को नष्ट कर दी जाए तो उस सेल से बनने वाला जो ऑर्गन है वो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है वो रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहलाता है और स्पाइरल क्लीवेज वाले एग्स में ये विशेषता पाई जाती है। सबसे पहला विभाजन के फलस्वरूप जो हमारे पास एम्ब्रियो था वो विभाजित होकर के AB और P1 सेल बनाई।
ए जो कोशिका है वो पृष्ठ में स्थित होती है, उसके पीछे की ओर बी कोशिका स्थित होती है। ये दोनों कोशिकाएं विभाजित हो जाती है आगे चल करके जब A1 A2 और B1 B2 बनाएगी। और लेकिन आधारी वाली जो कोशिका थी वो ऊपरी कोशिका तो EMST और नीचे वाली कोशिका P2 में विभाजित होती है। इस प्रकार A, B, EMST और P2 कोशिकाओं वाला समचतुर्भुजीय आकार का लार्वा जो है ब्लास्टुला हमारे पास होता है। इस ब्लास्टुला में फिर और आगे विदलन होता है तो A कोशिका और B कोशिकाएं A1 और A2 बनाती है, B कोशिका B1 B2 बनाती है, EMST सेल E प्लस MST MST प्लस E सेल बनाती है। जो P2 कोशिका थी वो P3 और C सेल बनाती है। E कोशिका आगे चलकर विभाजित होकर के E1 और A2 बना दिया, P3 सेल ने P4 और D सेल बना दिया, P4 सेल के आगे विभाजन होकर के G1 और G2 बना दिया। इस अवस्था में जो भ्रूण में कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं का भाग्य निश्चित होता है। और A और B की संतति कोशिकाएं जो आगे चल करके आपको बता ही दिया था कि एक्टोडर्म और बनाती है। A और B की संतति कोशिकाएं एक्टोडर्म बनाती है। MST की कोशिका मेसोडर्म बनाती है और जो स्टोमोडियम या फोरगेट है उसकी एक्टोडर्म का निर्माण करने का कार्य करती है। E1 और E2 जो है एंडोडर्म बनाती है। G1 और G2 जो है होती है वो जर्म सेल प्रिमोडियम बनाती है और CD कोशिका मिलकर के बाह्य चर्म और मध्य चर्म का निर्माण करती है। इस प्रकार जो 16 कोशिकाओं वाला एम्ब्रियो था हमारे पास वो अब ब्लास्टुला का भ्रूण के जो है वो ब्लास्टुला कहलाता है और गेंद के आकार का भ्रूण बन जाता है। इसकी जो कैविटी होती है वो ब्लास्टुला कैविटी कहलाती है। ब्लास्टुला में इन्वेजिनेशन की प्रक्रिया होती है जिसके को गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होती है जिससे सेल्स या कोशिकाओं का रीअरेंजमेंट होता है और विदलन आरंभ होने के 10 से 14 दिन में जो एक किशोर जंतु बन जाता है। किशोर जंतु जो होता है उसमें आहार नाल होती है, तंत्रिका वलय होते हैं और उत्सर्जी तंत्र भी होता है। यह मिट्टी या मनुष्य की विष्ठा में बनने वाली जो रेब्डिटिड अवस्था है उससे मिलता जुलता है, इसलिए इसको रेब्डिटॉइड या रेब्डिफॉर्म लार्वा कहा जाता है। ये लार्वा अवस्था जो है एस्केरिस के जीवन की पहली लार्वा अवस्था है। रेब्डिटिड लार्वा संक्रमणकारी नहीं होता है परंतु एक सप्ताह में इस कवच के अंदर सबसे पहली बार इसको निर्मोचन हो जाता है। रेब्डिटॉइड का निर्मोचन हो जाने पर शायद हमारे पास सेकंड अवस्था बनती है और इस सेकंड जो अवस्था बनती है ये इसकी संक्रमणकारी अवस्था है। पहला जो लार्वा रेब्डिटॉइड लार्वा बन रहा है वो संक्रमणकारी नहीं है। पहले लार्वे में निर्वचन होने पर रेब्डिटॉइड की दूसरी अवस्था बनती है जो कि संक्रमणकारी होती है। इस प्रकार नमी और ऑक्सीजन की उपयुक्त दशाओं में एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस के अंडे में लगभग 6 वर्षों तक ये सक्षम रह सकता है संक्रमण के लिए। इसके पश्चात नए परपोषी में संक्रमण की बात आती है तो मनुष्य द्वारा दूषित भोजन या जल के साथ संक्रमणकारी द्वितीयक अवस्था वाले रेब्डिटॉइड लार्वे को अंतर्ग्रहण करने पर एस्केरिस के अंडों का से सीधा मनुष्य की आंत्र में यह संक्रमण हो जाता है। परपोषी की छोटी आंत्र में पाचक रसों की क्रिया द्वारा अंडों की जो सेल होती है वो कवच गल जाती है और द्वितीय अवस्था के ये लार्वे किशोर जंतु अंडों से बाहर आ जाते हैं। बाद के परिवर्तन में अंडे से जब लार्वा बाहर निकलता है तो उसका आकार जो होता है वो 0.25 से लेकर 0.30 मिलीमीटर होता है। इतना तो लंबा होता है 0.25 से 0.3 मिलीमीटर और 13 म्यू से 15 म्यू तक के व्यास वाला होता है। ये सक्रिय थ्रेसिंग गति करता है और आंत के उपकला को भेदकर उन ऊतकों में घुस जाने की प्रयास करता है। प्राथमिक प्रवास, अब इस लार्वे का यदि हम प्रवास देखें तो यहाँ से आप देख लीजिए कि ये एम्ब्रियोनेटेड एग आया जो पाचक रसों के प्रभाव से घुल गया। यहाँ से सेकेंडरी जो है द्वितीयक रेब्डिटॉइड लार्वा की संक्रमणकारी अवस्था निकली। आंत्र से ये ऊतकों में घुस गया और ऊतकों में घुस करके ये चला गया लंग्स, ये लीवर में चला गया और लीवर में जाकर के लीवर से फिर ये हार्ट में चला गया, हार्ट से लंग में चला गया और हम खांसने के पश्चात बलगम को जब ग्रहण करते हैं तो उसके माध्यम से ये वापस जो है आहार नाल में आ गया और आहार नाल में आकर के वयस्क रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी साइकिल यहाँ से यूँ चली, या जाकर के यहाँ से वापस ये आ गया और ये वापस वयस्क बन गया। वयस्क बनने के पश्चात इसने अंडे दिए, अंडे फिकल मटेरियल के साथ में बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद में फर्स्ट स्टेज रेब्डिटॉइड की बनी, उससे सेकंड स्टेज जो है रेब्डिटॉइड की बनी जो कि इन्फेक्टिव है और वापस इसमें मुंह के द्वारा निकलने पर यह जो है वापस शरीर में इन्फेक्शन करने का कारक बनता है। तो ये रेब्डिटॉइड लार्वे का जो माइग्रेशन है उसको बता रखा है। इसने बताया है कि इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला जो रेब्डिटॉइड लार्वा है वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के माध्यम से सबसे पहले लीवर में चला जाता है।
हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से लिवर में चले जाने के पश्चात लिवर से ये हार्ट में चला जाता है और हार्ट से ये लंग्स में चला जाता है। लंग्स में वृद्धि करता रहता है, जहाँ कुछ दिनों तक रहने के पश्चात या वृद्धि करने के पश्चात ये ब्लड कैपिलरीज की कुपिकाओं को तोड़ता हुआ लगभग 6 दिनों तक वहाँ रुकने के पश्चात उसमें दूसरी बार मोल्टिंग हो जाती है और सेकेंडरी यानी दूसरी बार मोल्टिंग हो जाने के कारण थर्ड स्टेज हेपेटोइड लार्वा की बन जाती है। ये थर्ड स्टेज के पश्चात 4 दिन के पश्चात ये निर्मोचन होता है। उसके पश्चात चतुर्थ लार्वा अवस्था बनता है, जिसकी लंबाई 2 से 3 मिलीमीटर का हो सकती है। चौथे प्रवास, इसके बाद सेकेंडरी प्रवास में चौथी अवस्था का लार्वा जो है कुपिका को छोड़ देता है। चौथी अवस्था वाला लार्वा लंग्स में पाया जाता है और चौथी अवस्था वाला लार्वा कुपिका को यानी लंग्स को छोड़ देता है और यह निगलने की क्रिया द्वारा फेरिंग से होता हुआ वापस इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और आंत में पहुंचने पर चौथी अंतिम बार उसमें निर्मोचन होता है। चौथी बार निर्मोचन होने के कारण 5वीं बार वाला लार्वा अवस्था बनता है और ये 8 से 10 सप्ताह में इस कार्य में लग जाते हैं और ये जो है आगे चल करके वयस्क का में परिवर्तित होता है। एस्केरिस लेब्रिकॉइडिस के जीवन में लगभग इस प्रकार 10 से 12 महीनों में यह पूर्ण हो जाता है। विपत्ति प्रवास में यह कहता था जो एस्केरिस के जो हमने जो माइग्रेशन देता है, जिस रूट में ये गमन करता है, कौन से रूट है उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। आहार नाल के हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा यकृत में, यकृत से ये चला जाएगा हार्ट में, हार्ट से लंग में और लंग से वापस इंटेस्टाइन में। ये तो रूटीन का मार्ग हो गया, लेकिन इसके अलावा कभी कभी ये मस्तिष्क में चला जाता है या स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाता है, तो वहाँ पर ये सर्वाइव नहीं कर पाता है, वहाँ पर ये मर जाता है और मर जाने के पश्चात इसकी बॉडी का जो है कैल्सिफिकेशन हो जाता है और कैल्सिफिकेशन हो जाने की जो क्रिया है कैल्शियम की पुट्टी इसमें बन जाती है, जो वो और भी घातक होती है। इस प्रकार एस्केरिस के जो जीवन वृत्त है, उस एस्केरिस के जीवन वृत्त को हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। ये कंटेंट मैंने डॉक्टर R.L. कोतवाल की जो इनवर्टिब्रेट्स की किताब है उससे लिया है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अब हम ले जाते हैं आपको असाइनमेंट के लिए। इसमें से जो मुख्य क्वेश्चन बनते हैं वो है एस्केरिस के परिवर्तन का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द एस्केरिस, और दूसरा मानव में एस्केरिस के प्रवासों का वर्णन करिए, डिस्क्राइब द माइग्रेटरी रूट ऑफ द एस्केरिस इन द ह्यूमन बॉडी। ये 2 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके वापस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर